हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, यानी एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो देखिए अम्ल के बारे में जान लेते हैं। अम्ल क्या है? सभी प्रकार के भोजन में कोई ना कोई स्वाद अवश्य होता है। ये स्वाद या तो खट्टे, मीठे या नमकीन होते हैं। भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें अम्ल या एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आप देखिए, आप डेली लाइफ में तो भोजन आप यूज करते हैं, डेली लाइफ में भोजन खाते हैं। लेकिन भोजन खाते हो तो ऐसा नहीं कोई भी भोजन खाते हैं आप, जितने अच्छे जितने गंदे, लेकिन याद रखिएगा जितने मीडियम, आप उसमें किसी ना प्रकार के आपको स्वाद मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्वाद में आप कोई भोजन मतलब भोजन ले रहे हो उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी भोजन लो उसमें स्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि आपके अगर और उसमें स्वाद किस टाइप के हो सकता है, आपके चाहे खट्टा हो सकता है उस भोजन में स्वाद, या आपको मीठा हो सकता है या नमकीन हो सकता है। इस प्रकार के आपको उस भोजन में स्वाद देखने को मिलेगा। ठीक है, और कह रहा है कि अगर खट्टा स्वाद रह गया तो समझ लीजिए कि वो क्या उसमें अम्ल पाया जाए, उसमें समझ लीजिए अम्ल अम्ल है। ठीक है? खट्टे भोजन खा रहे हो, समझ लीजिए कि उसमें अम्ल है वो। ठीक है, जैसे कि आम आप खाते हैं ना, खाते हैं तो आम में क्या खट्टा लगता है, तो समझ लीजिए कि वो उसमें क्या अम्ल हो, यानी एसिड है वो, उसमें एसिड उपस्थिति है। ठीक है, जो खट्टे लगता है उसमें समझ लीजिएगा एसिड उपस्थिति है, उसमें एसिड की वजह से वो खट्टे लग रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट बात करें कि अम्ल यानी एसिड के और बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या। ये फर्स्ट क्या है ना कि एसिड शब्द अगर लैटिन भाषा से लिया गया है, और अगर जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खट्टा यानी सोर। ठीक है, और सेकेंड का बात करिए तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। थर्ड का बात करें, ये नीले लिटमस, इंपॉर्टेंट है, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, देखो ये जी याद करने का तरीका क्या, देखिए लाल इसमें आ रहा है तो किस में बदल देता है, यानी कि देखो अम्ल में, देखो लास्ट में अम्ल में बात करें तो अम्ल में लास्ट में ला आ रहा है, और फिर देखिए क्या, फिर इसमें ला ही आपको लाना है, लास्ट में ला ही लाना है। तो किस प्रकार के, और ये लास्ट में ला ही लिखना है तो लास्ट में हम कैसे लिखेंगे, ला यानी कि लाल, लास्ट में लाल रखेंगे, और फर्स्ट में क्या रखेंगे, नीला रखेंगे। तो याद रखिएगा कि क्या, ये नीले से लाल में चेंज करता है, आपको लास्ट में लाल लाना है। तो सिंपल सी याद करने का तरीका, सिंपल सी कि लीनियर टर्म्स को याद करते हमें लास्ट में लाल रखना है। तो अगर बात करें जब हमें अम्ल का बात किया जाएगा तो क्या नीले फर्स्ट में रखेंगे, नीले लाल, तो नीले को लाल में चेंज कर देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर फोर्थ का बात करें तो ये जलीय विलयन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि H+ आयन देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं इसका टैप, यानी कि अब इसका टैप जान लेते हैं, इसके कितना प्रकार के टैप है। ठीक है, अम्ल के। तो देखिए इसके स्रोतों के आधार पर अम्ल के प्रकार की बात करें तो देखिए प्राकृतिक अम्ल यानी कि प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। देखिए आप देखिए अम्ल तो पता है, अम्ल दो तरीका से प्राप्त हो सकता है। एक तो प्राकृतिक द्वारा यानी कि जो नेचुरल द्वारा प्राप्त हो सकता है, या ऑर्गेनिक द्वारा, बाकी दूसरा होते हैं मनोनिर्मित मैन-मेड के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। दो कंडीशन है प्राप्त होने का। ठीक है, तो चलिए नेचुरल के द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं उसमें से क्या क्या आते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं पहले। अब देखिए क्या क्या, अगर बात करें हमें अगर नेचुरल द्वारा प्राप्त होते हैं तो देखिए उसमें से क्या क्या प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए देखिए अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधे, ठीक है, जैसे कि पौधे, जीव जंतु आदि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगर जो कि पौधे, जीव जंतु आदि से जो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसी को हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, या आप कह सकते हो कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, जो कि हमें पौधे से होते हैं, जीव जंतु से आदि से प्राप्त होते हैं ना, इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चार्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, तो ये देखिए अम्ल की यहाँ पे बात करें, अब देखिए अम्ल, अब देखिए फॉर्मिक अम्ल का बात करें तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, प्राकृतिक स्रोत इसका प्राप्त होने का क्या है, लाल चीटी। लाल चीटी से क्या होता है, हमें फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार के देखिए और प्राकृतिक स्रोत का घास या पत्ते या मूत्र से हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल हो गया। फिर बात करें अगर हम तो अगर फलों के रस में अगर देखा जाए कौन सा, तो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, अगर दूध में बात करें तो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, और अगर
फिर देखिए खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। और फिर सारेल वृक्ष में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल, और टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और इमली में टार्टेरिक अम्ल, और गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्जामिनेशन में आपको देखने को जरूर मिलेगा, एक दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सीधे आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, बोलेगा कि बताइए कि चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रहेगा तब ना, फॉर्मिक अम्ल। फिर पूछे इस पता कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सैट्रिक अम्ल। पूछे आप खट्टे फलों के अंदर नींबू आ सकते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब प्राकृतिक हो गया, अब सिंथेटिक, यानी कि जो मानव निर्मित दोबारा जो अगर बात करें एसिड का बात करें, ठीक है, यानी कि मिनरल्स एसिड कह सकते हैं इसको, यानी जो मानव निर्मित, या सिंथेटिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है, जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अम्ल जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है और खनिज अम्ल कहते हैं, इसमें जो खनिजों से तैयार किया जाता है उसे खनिज अम्ल कहेंगे। ठीक है, मिनरल्स एसिड कहेंगे। चूँकि खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, ठीक है, यानी कि लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, मैरिनेट दोबारा किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, सिंथेटिक दोबारा तैयार किया जाता है। इसमें से देखिए एक तो H2SO4 हो गया, और HNO3 हो गया। ये सब जो होते, ये सब क्या, ये सब तैयार किया जाता है, क्या चीज़, कहाँ तैयार किया जाता है ये सब लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और अगर HN की बात किया जाए तो इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों क्या तैयार किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। पूछा जाता है कि आपको एग्जाम से देखने को मिलेगा, बोलेगा आपको एक सिंथेटिक एग्जाम्पल है, सिंथेटिक एसिड का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो आप इसमें से एक ठो आप जवाब दे देना है, ठीक, एक ठो या दो ठो पूछे, आपको इसमें रिप्लाई दे देना है। ठीक है, अब चलिए, अगर ये तो पाया जाता है, अब सिंथेटिक रूप से बनाया गया है मानव निर्मित, तो उसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिलेगा, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड भी देखने को मिलेगा आपको, और कुछ वीक एसिड भी देखने को मिलेगा। ऐसे थोड़ी कि अगर लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, तो ऐसा थोड़ी कि सभी मजबूत, सभी स्ट्रॉन्ग ही एसिड बनाएगा। कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ वीक भी होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग भी होगा। तो चलिए इसमें से कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, अब इसके प्रबलता के आधार पर अगर अम्लों के प्रकार देखें, यानी स्ट्रॉन्ग के आधार पर देखिए, तो सिंपल से देखिए यहाँ पे क्या, फर्स्ट में यानी प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड का बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे देखें तो क्या होता है, देखिए, जिन विलियन में अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, याद रखिए, जिस विलियन में, जिस मिक्सर में, जिस सॉल्यूशंस में अगर H+ आयन अधिक होता है, याद रखिएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो समझ लीजिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और एग्जांपल के लिए, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, एग्जांपल ना इतना इंपॉर्टेंट है ना, एग्जांपल ही पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग अम्ल का एसिड का एग्जांपल बताइए। तो देखिए इसमें देखिए, यानी HCl हो गया है, H2SO4 हो गया है, और फिर HNO3। मैटर नहीं करता आपका इसका नेमिंग याद रखने का, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखना है कि H2SO4 HCl। आप एग्जामिनेशन में यही लिख के आ जाओगे ना, HCl, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नहीं हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको HCl लिख के आना है। H2 सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H2SO4 आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लिख के आ जाना है। जब भी एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में आप इसी को दे देना, कोई नहीं पूछेगा HCl, बस यही दे देना, कोई नहीं पूछेगा इसका हाइड्रोजन क्लोराइड लिखो, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड लिखो, ऐसे कोई पूछेगा नहीं। उसे अगर कि H2SO4 का बात करें तो इस कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड का पूछेगा, सिंपल से आपको एग्जांपल पूछे तो H2SO4 आपको लिख के आ जाना है। ठीक है, बस, अगर आपको इसका नेमिंग याद करने में आपको तकलीफ होती है तो। ठीक है, अब फिर सेकेंड का बात करें यहाँ पे, अब फिर आ जाता है दुर्बल है, दुर्बल अम्ल का बात करिए, नहीं कि वीक एसिड का बात करिए। ठीक है, अब देखिए, जब जस्ट इसका अपोजिट दोहरा देना यार, इसमें क्या अपोजिट, H+ आयन का इसमें मात्रा क्या, उसमें अधिक था, इसमें संख्या कम होगी। ठीक है, जिस विलियन में H+ आयन की मात्रा कम होती है उसी को क्या कहेंगे, दुर्बल वीक कहेंगे। अब कम देखो, इसे याद, सिमिलर भी, तो प्लस मतलब स्ट्रोंग, माइनस मतलब वीक, तो ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो समझिए, जिसमें से एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल याद कर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो CH3 और लैक्टिक अम्ल हो गया, और ऑक्जेलिक एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में पूछता ही पूछता है। ठीक है, अब चलिए, अब सांद्रता के आधार पर अगर अम्लों के प्रकार देखिए, ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखिए
पहला कह रहा है कि सांद्र अम्ल क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें जो क्या होते हैं, ये अम्ल बात कह रहा है कि अम्ल एसिड होते हैं वो अधिक मात्रा में होता है, और जल होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, यानी अल्प मतलब कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। कोई भी एसिड होते हैं वो कम अधिक मात्रा में होगा, ठीक है, और जल होते हैं वो कम मात्रा में होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, सांद्र अम्ल कहेंगे, सांद्र अम्ल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट बात करें, तनु अम्ल, तनु मतलब सिंपल सी, जिसमें से, अब इसमें देखो अपोजिट कर देना है, जिसमें से अम्ल क्या है, अधिक था, इसमें अम्ल क्या, जिसमें से अम्ल होते हैं वो अल्प हो गए, कम संख्या में होगा, और वाटर वाटर हो गया वो जल हो गया वो अधिक संख्या में, उसको क्या कहेंगे हम, वो डिल्यूट एसिड कहेंगे या तनु अम्ल कहेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अब सिर्फ कि तनु अम्ल क्या है, तो ये जो तनु अम्ल या एग्जामिनेशन में सीधे लिख देगा कि जिसमें से अम्ल की संख्या कम होती है, सिंपल, जो अम्ल होते हैं वो अल्प संख्या में पाया जाता है, और जबकि वाटर होता है वो अधिक संख्या में होते हैं, तो उसे क्या, उसका नाम क्या है, तो तनु अम्ल कह सकते हैं, डाइल्यूट एसिड हो गया, ठीक है, याद रखिए ये, लेकिन इसको डिफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी क्या कर सकता है, आपको चेंज करने के लिए बोल देगा, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलिए, तो बदलने क्या दिक्कत, बदलना क्या है इसमें, बस हाँ, जो उल्टा कर देना आपको, अगर इसमें अम्ल अधिक है तो इसमें अम्ल कम कर देंगे, इसमें वाटर अधिक कम है तो इसमें वाटर अधिक ज़्यादा कर देंगे, और क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं बेस, क्योंकि मैंने, कंफ्यूज मत होइएगा यार, ये क्षार है, मैंने पीछे क्या करेंगे, क्या पढ़ा था मैं वहाँ, क्षारक पढ़ा। अभी क्षारक एक होता है, एक क्षार होता है, अभी मैं क्षारक के बारे में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ क्षार के बारे में पढ़ रहा हूँ, सिर्फ बेस के बारे में, तो ऐसा नहीं क्षार समझ के आप क्षारक के डिफिनेशन देने लगोगे, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, क्षार के या भस्म के, यानी इसको बेस कहते हैं इंग्लिश में, नोट अ वॉल्यूम वाला बेस, यहाँ पे बेस है लेकर क्षार, ठीक है। तो इसका देखो, इसका अगर बात करें, फर्स्ट देखा ये स्वाद में क्या खासियत है उसका, ठीक है, नहीं क्या क्षार की क्या खासियत है, तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। मैंने पीछे बताया था कि एसिड क्या होता है, ये कड़वे नहीं, वो खट्टा होता है, ठीक है, ये कड़वे होते हैं, ये कसैला होते हैं, ठीक है, याद रखिए, बिटर हो गया, ठीक है, ये बिटर हो गया, याद रखिएगा। फिर बात करें नेक्स्ट, सेकेंड, ये लाल लिटमस को नीला, बहुत ये तो सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में, ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है, ठीक है। उसमें जब आपको वो याद रहेगा, उसमें लास्ट में लाल लाना है, तो सिंपल से लाल, नीला लाल, अगर मतलब एसिड क्या करता था, एसिड क्या करता था कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता था, यानी लास्ट में लाल लाना था, ये क्या करेगा, अपोजिट कर देगा, ये लाल को नीला कर देगा। अगर आपको एसिड वाला याद है तो ये तो आपको ईजी हो जाएगा। इसमें फिर थर्ड क्या कह रहा है कि उसमें देखो, उसमें H+ आयन दे रहा था, इसमें OH+ आयन देगा, ठीक है, याद रखिए, जलीय विलयन में क्या चाहिए, OH+ आयन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है आपको, अगर इजी क्वेश्चन पूछे, अगर सबसे इजी क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जामिनेशन में, तो ये आपको मिलेगा कि जो क्षार होते हैं, क्षार जलीय विलयन में कौन सा आयन प्रोवाइड करते हैं, तो याद रखिए OH+ आयन, या पूछ सकता है OH+ होता है आयन किसका होता है, तो क्षार का, ठीक है, याद रखिए। फिर बात करें, अब देखो इसका भी तो होगा ना, स्ट्रॉन्ग वीक, ठीक है। अब प्रबल, अगर प्रबल क्षार की बात करें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का बात करें, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर देखिए, जिस विलयन में OH+ आयन अधिक होता है, वही कह रहा है, जिसमें OH+ आयन अधिक होगा उसमें क्या कहा, अगर मैं अम्लों की बात किया जाएगा तो उसमें H+ आयन अधिक कह रहा था, तो इसमें तो हमें पता है क्षार में OH+ आयन पाया, तो हमें OH का बात करेंगे ना, ठीक है। जहाँ पे अगर H+ आयन दिक्कत, तो सिंपल आपको चल जाना है एसिड में, जहाँ OH+ आयन का माइनस का आयन में, जहाँ बेस क्षार में आ जाना है, ठीक है। जिसमें जिस विलयन में OH+ आयन अगर अधिक मात्रा में मिलता है, उसको हम प्रबल, यानी कि अगर प्रबल क्षारक कहते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, ठीक है। जिसमें से देखिए NOH बहुत इंपॉर्टेंट है, KOH और CaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिए, ये सब याद रखिए, ठीक है। और ये आपको एग्जाम्पल बहुत जरूरी याद करना है, ठीक है, कि NOH, आपको इसका फॉर्मूला ना लिखिए, इसका नेमिंग याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको सिंपल से याद होना चाहिए कि एग्जाम्पल NaOH हो गया है, ठीक है, KOH हो गया है, और फिर CaOH होगी, के होल्टोएस, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद क्यों, क्योंकि सिंपल से आपको एग्जामिनेशन में सीधे पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल दीजिए, 2 एग्जाम्पल दिए, 1 एग्जाम्पल दिए, तो आपको एग्जाम्पल डायरेक्ट आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं दुर्बल, यानी वीक,
का बात करें तो वीक में देखिए दुर्बल क्षारक वीक बेसिड बेस का बात करें तो जिसमें उसका अपोजिट इसमें OH प्लस आयन कम मात्रा में होगा, जिसमें से अल्प मात्रा में होगा, जिसमें से कम मात्रा में होगा। ठीक है, देखिए आपको नहीं दिख रहा है ना, क्या देखिए जिसमें से क्या रहेगा इसमें कि OH प्लस आयन होती है, OH माइनस आयन होती है, इसमें कम मात्रा में अल्प संख्या में मिलेगा। सिंपल से अल्प उसी का सिमिलर है, बस सिर्फ OH का चेंजेस है, H प्लस और OH माइनस का चेंजेस है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जिसमें से OH का कमी होगा उसको कहेंगे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए अमोनिया NH4 हो गया और NH4OH हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ इसका नेमिंग आप याद रखिए या ना रखेंगे, इसका इसमें यानी अमोनिया हाइड्राइड आपको इसको याद रखे या ना रखे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अमोनिया हाइड्राइड इसको याद रखेंगे NH4OH। ठीक, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल याद रखिएगा आप। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट अल्कली, यानी अल्कली क्या होता है ये जान लेते हैं। अल्कली जल में घुलनशील क्षारक को अल्कली कहते हैं, यानी कि जो भी जल में घुल जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी अगर जल में, यानी कि याद रखना है जो क्षारक होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम क्या, याद रखें जो भी क्षार हो गया है जो चीज़ें होते हैं वो जल, जो भी क्षारक होते हैं वो जल में इजली घुल जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम अल्कली कहते हैं, सिंपल से याद रखिएगा। इसमें से देखिए NOH हो गया, ये क्या होता है, ये इजली घुल जाता है जल में। ठीक है, ये एक क्षार है और ये इजली घुल जाता है। ठीक है, ये भी केच होता है, ये भी क्षार है, ये भी इजली से क्या होता है जल में आराम से घुल जाता है। ठीक है, और ये भी घुल जाता है। तो याद रखिए पूछा जाता है कि अल्कली का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखोगे तब ना दोगे यार, और एग्जाम्पल पर ही खेले ही पूरा चैप्टर्स में। अब लवण इस साल्ट से आप अच्छे से इसका वाकिफ हो गए से। ठीक है, साल्ट तो जानते होंगे ना आप। ठीक है, साल्ट क्या, लवण अम्ल व क्षार के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, लवण अब इसमें क्या बताएंगे। ठीक है, आप सुने होंगे, एग्जाम्पल याद रखेगा इसका NaCl साधारण नमक। NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl जो आप घर में यूज करते हैं ना, साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड होता है वो साधारण नमक। ठीक है, ये साधारण नमक है जो आप घरों में यूज करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है NaCl और KCl, यानी KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सूचक, अब क्यों सूचक आ जाते हैं, अब ऐसा, अब देखिए अब कहोगे सूचक क्यों आ जा रहा है यार, आपको अगर टेस्ट करना है कि कौन क्षार है और कौन सा अम्ल है तो आप चख की भी टेस्ट कर सकते हो, आप उसको छू का भी टेस्ट कर सकते हो, छू के भी जान सकते हो ना इसका किस प्रकार के इसका रंग कलर है। ठीक है, लेकिन नहीं, साइंस ये कहती है कि नहीं, साइंस आपको पता है ना, अगर आप केमिकल होते हैं इसमें रिएक्शंस होते हैं। अब अगर हाथ से किसी चीज़ को टच करो किसी केमिकल को, शायद आपके हाथ भी जल सकता है। अगर ज़ुबान से टच करोगे तो आपकी ज़ुबान भी जल सकता है। ठीक है, तो नहीं, साइंस ने अब साइंस में इसीलिए यूज नहीं करता हाथ पैर, अब ज़ुबान और हाथ को नहीं यूज कर सकते किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी चीज़ को पहचानने के लिए, किसी चीज़ को चखने, उसके जानने के लिए। ठीक है, उसके स्वाद वगैरह या कुछ भी उसके जानने के लिए अब उसके हाथ अपने ज़ुबान से उस टेस्ट करके उसे नहीं बता सकते, या उसे अब वैसा नहीं करना है। ठीक है, वैसा नहीं किया जाता है। इसलिए क्या होता है, ये सबसे बचने के लिए, यानी कि देखो आप ज़ुबान हाथ को तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता है ख़तरा है, आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे, इसलिए क्या होता है सूचक। ठीक है, इसलिए सूचक साइंस ने प्रोवाइड किया, सूचक का एक शब्द लाया है। ठीक है, जो इंडिकेटर जो बताता है कि कौन क्षार है, कौन अम्ल है, कितने क्षार में क्या उपस्थिति है। ठीक है, तो चलिए क्या होता है ये जान लेते हैं। क्या कहते हैं कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है। सिंपल सी, यानी कि कोई अम्ल, यानी कोई चीज़ है, यानी कोई भी है, इसमें बताता है, इसमें ये कहता है, कि इसमें जो क्षार की क्वांटिटी कितनी है, इसमें अम्ल की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, ये बताने का काम करता है ये। और फिर इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय मध्यम में बदल जाता है। ठीक है, और इसका जो रंग बदलता है अकॉर्डिंग टू द गंध, अगर गंध यानी कि अम्ल, सिंपल से बदलेगा, इसका रंग बदलेगा कैसे, सिंपल से क्षार के माध्यम नहीं बदलेगा। अगर वो क्षार रहेगा तो उसका रंग अलग रहेगा, वो अम्ल रहेगा तो उसका क्षार अलग रहेगा। ठीक है, इसके अनुसार, और अम्ल और क्षार के अनुसार भी उसके गंध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर गंध और उसका स्वाद भी, अगर 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 समझ उसका स्वाद अगर खट्टा लग रहा है तो समझेंगे इसमें अम्ल है। ठीक है, और अम्ल के माध्यम अम्ल है, जो कड़वा लगेगा समझेंगे इसमें क्षारक है।
और इसके जो किसी चीज़ों को रंग होते हैं वो किसी उच्चारण माध्यम के द्वारा ही उसके रंग भी बदलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसको याद रखिएगा, इसका डिफिनेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसका प्रकार, इंडिकेटर के प्रकार की बात करें, सूचक के प्रकार क्या। वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु शोध के आधार पर सूचक इंडिकेटर दो प्रकार के, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगर बात करें इंडिकेटर का तो बहुत प्रकार के, लेकिन नहीं, हम मेनली दो प्रकार के पढ़ेंगे और दो प्रकार के हिस्से में पूरे चैप्टर में तो यूज होगा और इसी से हो जाएगा, फिनिश होगा, ठीक है। और हमें बहुत से ज़्यादा इंडिकेटर है, लेकिन हमें उस सबको याद करने की ज़रूरत नहीं, उसका यूज भी हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या था, प्राकृतिक सूचक, इसको कह सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा आता है मानव निर्मित सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। अब चलिए इस सब के बारे में जान लेते हैं। चलिए प्राकृतिक अगर हम सूचक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों के प्राप्त होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, ये तो आप डिफिनेशन तो आँख मूंद कर कहते हुए, ठीक है, हमें बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है, आप समझ गए अभी तक। अब देखिए प्राकृतिक अगर इंडिकेटर की बात करें, ये याद रखना कि प्राकृतिक सूचक में कौन कौन सा है, क्या क्या है, वो याद रखना है, ठीक है। उसमें देखिए लिटमस हो गया, एक लिटमस प्राकृतिक सूचक के अंदर आता है। हल्दी, ये क्या होता है, प्राकृतिक सूचक के अंदर आता है। फिर चाइना जो नाम है, एक चाइना रोज नाम है, ये भी क्या प्राकृतिक सूचक के अंदर आता है। लौंग हो गया है, और लाल गोभी हो गया, ये सब क्या, ये प्राकृतिक सूचक की। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्या पूछेगा आपसे कि प्राकृतिक सूचक के नाम बताइए, तो लिटमस याद आएगा आपको, हल्दी वगैरह ये सब याद रखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा, तभी आप एग्जामिनेशन में एकदम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक का जब जिक्र किया जाएगा तो उसके एग्जाम्पल सीधे आपकी जुबान में होना चाहिए, लिटमस, हल्दी हो गया है, चाइना रोज, लौंग और लाल गोभी, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अब लिटमस क्या होता है ये जान लेते हैं। तो लिटमस जो विलियन बैगनी रंग का रंजक होते हैं, ठीक है, यानी तो बैगनी रंग का रंजक होता है, जो कि थैलाफाइटा समूह के लाइकेन यानी कि जिसको लेचेन के पौधे से निकलता है। और लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। देखो अगर लिटमस का बात करें, देखो लिटमस विलियन का बात करें तो ये क्या होते हैं, ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय, तब इसका रंग बैगनी होता है। अगर देखिए अगर लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा तो उसका रंग बैंगनी होगा, लेकिन उसमें अगर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा तो उसका जो रंग होता है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा, उसको बैंगनी मिलेगा, ठीक है, नहीं मिल सकता है, ठीक है, वही कह रहा है। अगर किसी भी अगर लिटमस में अगर उसमें किसी भी लिटमस में होते हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन, उसमें कुछ नहीं होगा, यानी कि ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तब उसका रंग होते है आपको बैंगनी देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अभी इसके बारे में और अच्छे से लिखिएगा। अब लिटमस पत्र क्या होते हैं, ये सिंपल से क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नीला और लाल रंग होते हैं, ठीक है, ये अभी बात करेंगे। ये लिटमस पत्र होते हैं, ये नीला और लाल। अगर मैंने पीछे भी जो बात किया था, अम्ल होते हैं, वो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो दो ही आपको कलर वहाँ देखने को मिलेगा, लाल और नीला ही देखने को मिलेगा। और अब लिटमस पत्र होता है, इसी दोनों के रंग को बीच एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें इसके नोट आपको जानना जरूरी है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। और जबकि क्षारक क्या कहता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मैंने पीछे बताया चुका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हल्दी, एक हल्दी भी किसका पार्ट है, प्राकृतिक सूचक का इंडिकेटर है, ठीक है। क्या कह रहा है टर्मेरिक, क्या कह रहा है कि हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक, और पीले रंग का होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी सफ़ेद कपड़े पर सब्जी का दाग अगर लग जाता है, ठीक है, और जब इसे साबुन या क्षारीय प्राकृतिक, साबुन क्या होता है, साबुन की तरफ से क्षारीय होता है, ठीक है, साबुन क्षारीय होता है, ठीक है, से धोते हैं तो यह उस दाग के धब्बे को भूरा कर देते हैं। तो इसे ये कह रहा है, इसे ये पता चल रहा है कि किसी भी हल्दी, यानी कि हल्दी को अगर आप क्षार के साथ इसे संपर्क में करोगे तो इसका रंग होते हुए वो भूरा हो जाएगा, भूरा,
या लाल टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ये वो कह रहा है। तो साबुन तो क्षारीय होता है, तो आप साबुन का क्यों यूज़ किया? अब दाग लग गया, अब उसे साबुन से जो धोओगे तो उसका लाल तो भूरा ही हो ही जाएगा, वही कह रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि भूरा होने का मतलब ये पता चल रहा है कि जो हल्दी के साथ आपको क्षार की रिएक्शन करवा दी, इसलिए वैसे ये भूरा हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दो है। अम्ल के साथ हल्दी बहुत, देखिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको इस पर ध्यान रहे। क्या कह रहा है? अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अम्ल के साथ बात, अगर यहाँ पे देखिए क्षार के जगह पे कोई अम्ल होता है ना, अम्लों का यूज करते हैं नींबू उम्बू का, तो ये शायद ये कलर छूट जाता है। अगर नींबू का यहाँ यूज करते हैं ना, नींबू का यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होता है ये कलर छूट जाता है। लेकिन यहाँ पे आप साबुन का बेकार यूज किए, साबुन का यूज किए तभी उसका कलर। नींबू का पता है नींबू क्या होता है, एक वो अम्ल होते हैं, और अम्लों के साथ रिएक्शन कोई करता ही नहीं, हल्दी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करेगा क्षार। क्षार के साथ सिंपल से, क्षार के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाता है, ये भूरा रंग का हो जाता है। तो सिंपल से ये भूरा लाल रंग का हो जाता है। कभी कभी लाल भी, भूरा नहीं देखने को मिलेगा लेकिन लाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा में अगर पूछा जाएगा कि हल्दी के साथ अगर क्षार रिएक्शन करता है, उसके संपर्क में आता है, जिसका रंग किस प्रकार का रहता है, तो लाल आ सकता है, ठीक है। और अगर दिया रहेगा भूरा लाल तो और अच्छा है। तो याद रखिए क्षार के साथ जब भी हल्दी संपर्क में आएगा तो उसका रंग भूरा लाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब लाल पत्ता गोभी। ये इसको क्या है, छोड़ दें, जब सबको कवर किया तो लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज। लाल पत्ता गोभी के रस को भी प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग किया है जाता है, और लाल पत्ता गोभी के रस मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। इसका मूल्य रंग के बात करें तो बैंगनी रंग का होता है, वो कह रहा है। अब देखिए लाल पत्ता गोभी के रस में अम्ल मिलाने पर लाल रंग में बदल जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें अम्ल क्या होता है, इसमें अम्ल मिलाने से क्या होता है, लाल पत्ता गोभी में क्या होता है, ये लाल रंग का हो जाता है। और इसमें क्षार मिलाने से क्या होता है, ये हरे रंग का, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। जब भी क्या हो गया, जब भी पत्ता गोभी में, जब भी अगर लाल पत्ता गोभी में जब भी क्या होता है आपको अम्ल मिलाया जाएगा तो उसका जो रंग होता है वो लाल हो जाएगा, और जब अगर क्षार मिलाया जाएगा तो उसका रंग हरा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आते हैं सूंघने वाला सूचक, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गंध, यानी जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। यानी कुल गंध में, यानी कि कुल होते हैं, क्या होते हैं उसके जो आपको अम्ल या क्षारीय देखिएगा गंध, वो गंध में बदल जाती है, ठीक है। जैसे वेनिला एक होते हैं, यानी प्याज एवं लौंग होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक गंध में बदल जाते हैं, ठीक है। ये सब का याद, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा कि सूंघने वाला सूचक, अगर ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर का अगर जब भी एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो सिंपल सी वेनिला याद रखिएगा, या प्याज या लौंग आदि, ठीक है। इसकी डिफिनेशन भी आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए मैंने प्राकृतिक तो बात कर लिया, अब बात करते हैं सिंथेटिक सूचक का, ठीक है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के। सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने किसी को भी नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये कृत्रिम या संश्लेषित सूचक का बात करें, सिंथेटिक इंडिकेटर का बात करें, तो वे सूचक जो प्रकृति नहीं होती है, ये रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है। जो मैन होते हैं, जो सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया, जो मानव द्वारा कोई स्केल वगैरह को बनाया जाता है, ठीक है, उसके क्षार, उसके अम्लों की मापने के लिए, किसमें उसके क्षार या अम्लों की उसको मापने के लिए, ठीक है, उसके लिए जो प्रयोगशाला में जो भी बनाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। और बात करें इसका एग्जाम्पल ही तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए अगर बोलते हैं मिथिल हो गया है, ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थलीन हो गया है आदि, ये सब क्या हो, ये सब एग्जाम्पल है कि अपना, यानी याद रखिएगा एक मिथिल, ऑरेंज और फिलिफ्लोथलीन, या इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका क्या कह रहा है कि इनका जो उपयोग अम्ल एवं क्षार के जांच के लिए कहता है, ठीक है। अम्ल इंडिकेटर का यही तो काम है, उसके अम्ल और क्षार को ही जांच करना है, ठीक है, किसमें कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है, बस यही तो काम है इंडिकेटर का, सूचक का। अब चलिए मैंने मिथिल ऑरेंज का और फिनोल्फ्थलीन का बात किया, ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि फिनोल्फ्थलीन का बात करें मैंने, ठीक है। तो देखिए यानी फिनोल्फ्थलीन का बात किया तो इसमें क्या कहता है, ये रंगहीन होते हैं, इसका कोई रंग नहीं होता है, याद रखिएगा।
फिनोल्फ्थलीन होंगे, कोई इसमें रंग नहीं होता है, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं इसका फर्स्ट में, क्षार मिलाने से फिनोल्फ्थलीन का रंग गुलाबी हो जाता है। ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब अगर हम फिनोल्फ्थलीन में अगर क्षार मिला देंगे तो उसका रंग होते हुए वो गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। और बात करें, लेकिन अम्ल मिलाने से फिनोल्फ्थलीन का रंगहीन हो जाता है। लेकिन याद रखिए, यानी अगर हम क्षार में मिला देंगे अगर उसमें अगर फिनोल्फ्थलीन में तो गुलाबी हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर हम अम्ल का यूज कर देंगे तो फिर इसमें कोई रंग नहीं बनेगा, कोई रंगहीन नहीं, ये रंगहीन रहेगा, इसमें कोई रंग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है एक मिथाइल ऑरेंज। ये क्या होता है भाई? ये कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का होता है। अब नारंगी सब तो जानते होंगे, नारंगी सब जानते ही होंगे, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का रंग क्षार मिलाने से पीला हो जाता है। देखिए, अगर मिथाइल ऑरेंज में आप क्षार यूज कर देते हो तो ये देखो, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा है कन्फ्यूजन, लेकिन आप रिपीटेशन करोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल अगर ऑरेंज में आप अगर रंग अगर इसमें क्षार मिला देते हो तो इसका रंग होते वो पीला हो जाता है, और अगर मिथाइल ऑरेंज का रंग अम्ल के मिलाने से इसका रंग होता है वो लाल हो जाता है। याद रखिएगा, ये सिंपल से याद रखिएगा कि अगर मिथाइल ऑरेंज में अगर अम्ल मिला देंगे तो उसका रंग होते लाल हो जाएगा, और अगर क्षार मिला देंगे तो उसका रंग पीला हो जाएगा। बस यही दोनों इसके थोड़ा सा है प्रॉब्लम, तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए मैंने पीछे तो बात किया सूचक, मैंने दोनों सूचक का बात कर लिया, हमने सोचा क्षारीय सूचक के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होता है इंपॉर्टेंट, मैंने लिटमस सब का बात किया, इसमें ये न मत कीजिएगा कि इसका बात नहीं किया, ठीक है। अब लिटमस तो प्राकृतिक अगर सूचक का मैंने बात किया, इसमें से लिटमस मैंने ये सब का अब एक करके जाने थे। अब लिटमस क्या होता है? अगर लिटमस में कोई अम्ल यूज कर देते हैं, अगर अम्ल उसमें अब अम्ल के साथ उसके रिएक्शन करवाते हो ऐसे, तो उसका जो रंग किस प्रकार का हो जाता है वो लाल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर क्षार के साथ उसको अगर क्षार के संपर्क में आता है अगर लिटमस, तो उसका रंग होते हैं नीला हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार के नेक्स्ट आता है कि लाल पत्ता गोभी मैंने बताया था, अगर वे अम्ल के संपर्क में आएगा, ठीक है, तो उसका रंग लाल हो जाएगा, और अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग हरा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार के अगर हल्दी हो, ये हल्दी ये भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, और ये अगर अम्ल के संपर्क में आएगा तो इसका रंग में कोई बदलाव नहीं आता था, मैंने बोला कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर लेकिन ये अगर क्षार के संपर्क में आ जाएगा तो इसका रंग लाल हो जाता है। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि जो हाइड्रेलिजा, यानी याद रखें हाइड्रेजियो के फूलों का रस, ठीक है, ये याद रखिए। इस फूल के अगर बात करें रस, अगर ये अगर अम्ल के साथ अगर इसका अब रिएक्शन करवा देते हैं, अगर संपर्क में आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं? ये नीला हो जाते हैं, और अगर क्षार के संपर्क में आते हैं तो ये गुलाबी आ जाते हैं, ठीक है। हाइड्रेजिया फूल याद रखिएगा। अब देखिए कीर्तम मैंने बताया मानवनिर्मित द्वारा भी सूचक था, जिसमें से एक फिनोल्फ्थलीन था, ठीक है। ये क्या था? अगर इसको आप क्या करते हैं, अम्ल के अगर संपर्क करवाते हैं अम्ल के साथ तो इसका रंगहीन हो जाता है, और इसका गुलाबी, और क्षार के साथ कराओगे तो इसको गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता था यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज। इसको अगर आप अम्ल के साथ संपर्क कराते थे, अम्ल के साथ संपर्क कराओगे तो इसका मतलब इसका रंग लाल हो जाएगा, और इसका क्षार के साथ कराओगे तो इसका रंग पीला हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है गंधीय सूचक, मैंने फिर दो बताया था, जिसमें से प्याज का रस आता था। अब प्याज के रस को अगर अम्ल के साथ अगर अम्ल के संपर्क में इसको कराओगे, अम्ल के संपर्क में इसको जब कराओगे तो इसका तीक्ष्ण गंध, मतलब हल्का सा गंध इसमें, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में गंध मिलेगा इसमें। फिर अम्ल क्षार के साथ करोगे तो कोई गंध नहीं देखने को मिलेगा। फिर आता है अब वेनिला था, नेक्स्ट वेनिला था, इसमें समान गंध रहती थी। आप अम्ल के साथ अगर इसको किसी प्रकार के संपर्क में कराओगे, इसका जो रहेगा, जो गंध इसमें रहेगा वेनिला में, वही गंध इसमें भी मिलेगा अम्ल के साथ संपर्क कराने के बाद भी। और लेकिन क्षार के संपर्क कराने के पास कोई अगर क्षार के साथ संपर्क करवा देते हो वेनिला का तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, वही के वही रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड आता है लौंग का तेल। लौंग का तेल भी समान रहेगा अम्ल के साथ, तो किसी आप संपर्क में आने के बाद भी ये कोई नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, और कोई गंध नहीं होगा, इसलिए ये सब खराब होने वाली चीज़ नहीं, ये सब खराब नहीं होता है। लौंग का तेल खराब होने वाला नहीं। खराब तब होता है जब उस पर अम्ल और क्षार का कुछ रिएक्शंस करता है, रिएक्शन से जब उस इस संपर्क में आने के बाद उसमें चेंजेस होते हैं तब खराब होता है कोई वस्तु, वरना अगर उसमें अम्ल और क्षार का कोई कुछ में इफेक्ट ही नहीं पड़ता उसमें, तो खराब कहाँ से होगा। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब याद कर लीजिएगा। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, साथ में साथ, उसके बाद फिर आगे हम रिएक्शंस के बारे में देखेंगे।
देखिए अम्ल व क्षार का रासायनिक गुण, ठीक है, इसके क्या है, गुण क्या है इसके, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। अम्ल की धातु से अभिक्रिया, किसी भी अम्ल को होते किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, इसकी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो देखिए किसी भी अम्ल को अगर आप धातु के साथ अभिक्रिया करवाओगे, रिएक्शंस करवाओगे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा आपको, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सब फॉर्मूलाज है, अभी इसके बारे में एग्जांपल भी मिलेगा, ठीक है। तो यह याद रखना जरूरी है। कोई भी अम्ल होते हैं अगर वो धातु के साथ रिएक्शन कराएगा तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इसको भी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको उदाहरण देख लेते हैं। मैंने पीछे बताया था क्या क्या, ध्यान से दीजिए। किसी भी अगर आप किसी भी अम्ल को, क्या बताया था, किसी भी अम्ल को अगर आप धातु के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमेशा क्या चीज़ मिल रहा था, लवण और हाइड्रोजन मिल रहा था, याद रखिएगा। वही इसमें फॉर्मूला यूज करेगा, ठीक है। जैसे क्या कह रहे हैं कि जिंक के साथ अगर हाइड्रोजन, यहाँ पे जिंक के, देखो जिंक के साथ अगर हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। देखो वही है, यहाँ पे क्या करें, एक यानी अम्ल में यूज किया मैंने 2H यानी हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने यूज किया है, 2H यानी HCl मैंने यूज किया, एक अम्ल यूज किया, एक अम्ल है, ठीक है। और एक जिंक, यहाँ पे एक मैंने धातु लिया, ठीक है। जब ये दोनों को रिएक्शन करवाया तो देखो एक जिंक क्लोराइड मिला, ठीक है, एक जिंक क्लोराइड मिला मुझे, और फिर यहाँ पे क्या, एक लवण मिला, और फिर यहाँ पे मुझे एक तो हाइड्रोजन गैस मिला। क्या इसमें गैस हमेशा क्या होता है, इसमें गैस हमेशा आपको मिलेगा, ठीक है, इसमें गैस हमेशा आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि देखो यानी कि फिर वही क्या, मैंने फिर एक यहाँ पे एक क्या लिया मैंने, मैंने अम्ल लिया, वही सेम अम्ल लिया। फिर यहाँ पे एक धातु कौन सा लिया मैंने, जिंक, यहाँ पे सोडियम धातु का लिया। अब इसको जब रिएक्शन करवाया तो फिर मुझे मिला 2NaCl मिला, सोडियम क्लोराइड मिला, और फिर H2। देखो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे हर बार निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन गैस तो आपको बार बार यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर धातु जिनके रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी फिर देखिए इसको आप पढ़ने की कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि H2SO4, ये क्या मैंने एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया मैंने, और इसको क्या मैंने फिर जिंक के साथ इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया, तब क्या मुझे मिला, एक तो लवण मिला, जिंक सल्फेट मिला, और फिर मुझे हाइड्रोजन मिला। तो यहाँ पे एक कॉमन सी बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए आपने यहाँ ध्यान दिए होंगे कि हर बार यहाँ पे देखिए, हर बार यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है। तो यह हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन ही निकल रहा है, ठीक है। हमें कैसे कैसे हम पता करेंगे इसमें हाइड्रोजन ही निकल रहा है। तो देखिए इसको जांच करने के लिए कि हाइड्रोजन निकल रहा है कि एक्चुअल में हाइड्रोजन ही निकल रहा है, तो उसको जो जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें फिर हाइड्रोजन गैस का जांच करना पड़ता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को हमें टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि यार सच में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये जाँच करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। चलिए जाँच करते हैं इसका। देखो इसका जाँच करते हैं क्या कह रहा है इसमें। इसमें हम पढ़ा कि सिंपल से बताते हैं आपको, ध्यान दीजिए, उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब हम किसी धातु को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह संगम लवण या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती, देखो ये जलती हुई मोमबत्ती का यूज किया, ठीक है, ले जाते हैं, यानी कहाँ पे, यहाँ पे ले जाते हैं, यानी ये जो गैस आ रहा है वो कौन सा गैस आ रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन, और यानी कि ये एक ठो अम्ल मिला, एक ठो अम्ल है, और एक ठो अम्ल है और एक ठो धातु है। ये दोनों को यहाँ रिएक्शन करने के बाद यहाँ से इसके गैस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इसके गैस आ रहे हैं। और जब इस पंप के द्वारा जब इस गैस आ रहा है तो फिर यहाँ से इसमें यह क्या रखा, यहाँ साबुन का यहाँ पे रखा हुआ है, यानी सॉप सॉल्यूशन से रखा हुआ है, ठीक है, साबुन का मिक्सर रखा हुआ है। और यहाँ पे जब ये वाटर्स में रखा हुआ, यहाँ से बबल आते हैं, इस बबल में जब आप मोमबत्ती को रखोगे तब यहाँ पे जलन आएगा। अगर जहाँ पे मोमबत्ती यहाँ पे जले हुए मोमबत्ती टच करोगे, अगर बबल्स आने लगेगा तो समझ लीजिए कि जो बाहर जो आ रहा है वो हाइड्रोजन गैस में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसे याद कर सकते, वही कह रहा है इसमें। फिर देखो पॉप टेस्ट, यानी ये यही पॉप टेस्ट है, मतलब यही मोमबत्ती को उससे जो निकल रहे पॉप्स होते हैं, जो उसमें जो आप चेक कराना, उसमें मोमबत्ती रख के बाद अगर चेक करते हो और आप अगर उस जो पॉप्स में अगर जलन आ रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि क्या हो रहा है, वहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस आपको मिला। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति के दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसको क्या हाइड्रोजन की उपस्थिति के दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पॉप ध्वनि देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो जो बहुत ही उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे जो आते हैं ना इस गैस में थोड़ा सा
मतलब बहुत ही ज्वलनशील होते हैं। अभी मोमबत्ती रखोगे ना तो इसके सामने तो तुरंत ज्वलनशील हो जाएगा, आपकी तुरंत आग लग जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा, तो कम इसको हम थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, उतना नहीं समझ में आया होगा। देखिए यहाँ क्या, यहाँ पे मैंने यूज क्या किया, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने HCl, यहाँ पे दो मटेरियल का, एक HCl है जो कि अम्ल है, और यहाँ पे जिंक धातु है, ये दोनों के टुकड़े यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो रबड़ दिया हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ इसलिए दिया, और यहाँ से कि ताकि गैस को लीकेज ना हो, ठीक है, यानी कि ये दोनों कहीं और लीकेज ना हो। और इसको इसको पता है इसको क्या किया जाता है, ठीक है, यानी ये क्या सिंपल से स्टैंडर्ड। और जो यानी कि ये होता है इसको पता है टेस्ट, ये टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या होता है, इसमें टेस्ट ट्यूब में क्या है, यहाँ पे जिंक भी है, एक तो धातु भी है, अम्ल भी, ठीक है, HCl है। अब क्या होता है जब इसको दोनों के रिएक्शन होता है ना, तब ये पैप, यहाँ पे पैप होता है डिलीवरी जो ट्यूब कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, ये सॉरी, यानी कि देखो ये डिलीवरी ट्यूब होते हैं ना, ये डिलीवरी ट्यूब होते हैं, और इस ट्यूब के द्वारा क्या होता है, ये दोनों गैस यहाँ से आते रहते हैं, यहाँ पे जो रखा दिया जाता है सब सोल्यूशन रख दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। साबुन के घोल यहाँ पे रख दिया जाता है, और जब यहाँ बबल्स आता है, जिसमें बबल, ये साबुन के घोल से जब ये गैस होते बबल करते हुए जाते हैं, ये हवा में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ठो यानी इसको नाम किया पंप टेस्ट किया जाता है, ठीक है। पंप टेस्ट मतलब क्या होता है कि अब एक पंप टेस्ट मतलब आप हाथों में जलती हुई मोमबत्ती रख लेना है, और फिर अब इसको वहाँ पे चेक करना, वहाँ पे रख लेना है, और जैसे बबल से भी, जैसे कि बबल यहाँ पे निकलेगा और मोमबत्ती से आग लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बबल्स में क्या होते हैं, मतलब बहुत ही इसमें ध्वनि होता है, यानी कि इसमें जो बात किया जाए इसमें बहुत ही पावरफुल होता है, यानी ज्वलनशील होता ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती रखोगे इसमें आग लग जाएगा, तो समझ लीजिए कि इसमें क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है। तो इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने वो तो बता दिया था। अब ये इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। देखो इस धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की सिंपल, उसमें धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पे कार्बोनेट आ गया, उसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, इसमें देखो सिंपल, इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, उतना नहीं याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कि धातु कार्बोनेट को जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे अम्ल के साथ, मैंने पीछे जो कर रहे थे सिंपल धातु के साथ कर रहे थे, ना कि धातु कार्बोनेट के साथ। जब भी हम धातु कार्बोनेट को अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमें लवण मिलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, CO2 मिलेगा और जल मिलेगा, ये तीनों मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तब आके ये सब समझ में आएगा, ठीक है। मैंने हर बार इसी को यूज करूँगा। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, देखो एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो मैंने लिया एक ठो ना, यानी कि ये धातु कार्बोनेट हो गया, यानी कि COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया। इसको क्या किया मैंने, अम्ल, यानी कि सिंपल से HCl तो मेरा अम्ल ही है ना, ये अम्ल से मैंने रिएक्शन करा, और जब ये दोनों अम्ल से रिएक्शन करवाया तो मुझे क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड मिला, CaCl मिला, और फिर हाइड्रोजन CO2 मिलेगा। अब इसमें देखो H2O, इसमें कॉमन ये है कि अभी इसको हाइड्रोजन गैस होता है, इसमें सभी में मिलेगा। इसमें क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रहा है, ठीक है। और जल तो निकलेगा ही निकलेगा, कि इसमें गैस कौन सा निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रहा है आपको, ठीक है। देखिए मैंने फॉर्मूला यही यूज किया इसमें बनाने के लिए, तो याद रखिएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए फिर देखिए यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे फिर मैंने क्या यूज़ किया, फिर मैंने एक कार्बनी, फिर मैंने कि नाइट्रिक अम्ल का यूज़ किया मैंने, यहाँ पे देखो नाइट्रिक अम्ल का यूज़ किया, जो कि एक धातु कार्बनिक है, ठीक, कार्बोनेट हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया। अब देखो यहाँ पे अम्ल का यूज करो, ये अम्ल है और ये कार्बोनेट हो गया। अब प्लस माइनस थोड़ी इसमें कंपल्सरी, अब कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर भी कर सकते इधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने अम्ल में यूज किया, उसके बाद फिर कार्बोनेट का यूज़ किया, धातु कार्बोनेट का। जब मैंने यूज़ किया तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट मिला मुझे, ठीक है। और फिर यहाँ पे CO2 मिलेगा ही मिलेगा, मुझे गैस तो मिलेगा ही एक तो CO2, और जल भी मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ तो ये रिएक्शन आपको देखना है, ठीक है। एक दो बार आप लिखिएगा कॉपी में तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी देख लेते हैं, बोल रहा है कि बोला चूने के पानी का टेस्ट कैसे करते हैं। देखो क्या करते हैं, उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर हमें पानी दूधिया हो जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है कि देखो CaO है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यहाँ पे आ गया है, मतलब सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया है ना, कि ठीक है। ये जिसको एक्वस है ये पानी फॉर्म में है, ठीक है। और देखिए CO2 होता है, ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। और जब इसको हम यानी कि जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए मुझे क्या मिलने लगता है, यानी CaCO3 मिलता है, ठीक है, जो कि एक ठो चूना हो गया, ठीक है। और चूना प्लस मुझे क्या मिलता है, फिर यहाँ से एक ठो चूना प्लस हमें यहाँ पे चूना मिलता है प्लस वाटर मिलता है हमें, ठीक है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी पर गैस को, और मतलब वाटर सिंपल से गैस और वाटर को जब हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या मिलता है देख लीजिए आप।
अब और रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट, मैंने उधर कार्बोनेट से रिएक्शन करवा रहे थे, अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट से आपको रिएक्शन करवाना है, ठीक है, अम्ल के साथ। ठीक है, चलिए इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ये सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या कहता है, धातु हाइड्रोजन अब कार्बन, अब यहाँ पे बाइकार्बोन यूज करेंगे हम, ठीक है, और अम्ल अम्ल के साथ यूज करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, अम्ल और कार्बोनेट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा, जल वो वही मिल रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। बस बाकी यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए, मैंने एक सोडियम का बाइकार्बोनेट मैंने यूज किया, यहाँ पे अम्ल मैंने यूज किया, ठीक है, तो हमें क्या एक डबल लवण मिला मुझे, और एक CO2 मिला, बस, और एक ठो ये मिला, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, ये मिला, एक ठो ये मिला, सेम है ऊपर वाला जैसा। ये भी इम्पोर्टेंट है, धातु एवं क्षार की अभिक्रिया, ठीक है, एक धातु और क्षार की अभिक्रिया देखते थे क्या। धातु जो क्षार हो गया, धातु से अभिक्रिया कर संगम धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। तो अगर किसी भी धातु का अगर देखो, यानी जैसे 2NO यानी कि 2N सिंपल सी NaOH यानी एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये देखो ये क्या है, मैंने ये कोई धातु ना, धातु देखो ये धातु है, अब मैं धातु को कुछ क्षारीय से, देखिए ये मेरा क्षार है, मैंने ये क्षार को मैंने धातु से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अब जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, सोडियम जिंक कार्बोनेट मिल रहा है, Na2 से ये मिला है, ठीक है, एक्वस फॉर्म मिला, और फिर हाइड्रोजन गैस में मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक ठो लिया क्षार, फिर मैंने उसको एक एल्युमिनियम से करवा दिया, एक धातु से रिएक्शन करवा दिए, और फिर मुझे एक धातु से रिएक्शन करवा दिया, और फिर मैंने एक जल भी ले लिया, चल कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखा, तभी मुझे क्या मिला, सोडियम एल्युमिनियम का। आपको जब मिलेगा ना मटेरियल तो वह मिलेगा सिंपल से, एल्युमिनियम मिला है ना, एक तो एक्वस फॉर्म में मिल रहा है मुझे, और गैस फॉर्म में मिल रहा है, दो एक्वस फॉर्म में और गैस फॉर्म में मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब फॉर्मूला पे आप पे डिपेंड है, सब फॉर्मूला देखना है। अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया जो इंपॉर्टेंट है, अम्ल और क्षार की जो आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, यानी आपसी अम्ल और क्षार को जब अभिक्रिया होती है, इस आपसी अभिक्रिया में जो जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्षार हो गया है, अम्ल हो गया है, ये सबसे जो रिएक्शन करेगा, इसमें से जल प्राप्त होगा ना, लवण और जल प्राप्त हमें होता है, इसी को कहते हैं उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे एन यानी कि NaOH हो गया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको मैंने क्या किया, HCl से मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन करवा दिया। कोई क्षार हो गया है, मैंने अम्ल से रिएक्शन करवा दिया, तो मुझे क्या प्राप्त किया, एक अम्ल ही प्राप्त हुआ, लवण ही प्राप्त हुआ, और जल ही प्राप्त हुआ, ठीक है। लवण है यार, NaCl लवण ही, आप कंफ्यूज मत, क्योंकि NaCl तो पता है खाने का सोडा है ना, तो इस लवण मैंने, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा तब ये बनेगा। साल्ट हो गया, तो साल्ट मैंने बता चुका था आपका कि लवण और अम्ल एवं क्षार के उदासीन अभिक्रिया का अनित उत्पाद होते हैं। अब लवण के प्रकार देख लेते हैं।